हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है, जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। उसके लिए माफी चाहूंगी। लेकिन जो आरआरबी टीजीटी पीजीटी की पीडीएफ नोट्स वाली वीडियो थी, तो उस पर बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए। मैंने आप लोगों से लास्ट में पूछा था, क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके लिए आरआरबी टीजीटी पीजीटी की प्रोफेशनल एबिलिटी, क्योंकि सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं, हालांकि एमसीक्यूज भी मैंने साथ साथ करवाए हैं, तो फिर भी मैंने कोशिश की है कि और आप लोगों की बेहतर प्रिपरेशन हो जाए। तो मैंने वहां पर आपसे पूछा था, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लगा दूंगी। तो बहुत सारे बच्चों के दोनों चैनल्स पर काफी कमेंट्स आए। बहुत सारे बच्चों ने ईमेल के थ्रू भी मेरे से पूछा कि मैडम कब स्टार्ट करवा रहे हैं, जल्दी स्टार्ट करवा दीजिए। तो कम से कम 20-25 बच्चों के, जो कि मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था कि अगर इतने बच्चों के कमेंट्स आएंगे तो मैं करूंगी, ठीक है। लेकिन अलग अलग वीडियोस पर अलग अलग, मतलब बहुत बच्चों ने कमेंट करके मेरे को बताया, मैडम प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। तो भाई, आप लोगों की इच्छा पर, आप लोगों की डिमांड पर मैं ये 1000 प्लस एमसीक्यू सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। यानी कि एक तरह से ये प्रैक्टिस सेट्स रहेंगे। इसमें हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। अब टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कैसे रहेंगे, क्योंकि जब मैंने आप लोगों को सिलेबस कवर करवाया था प्रोफेशनल एबिलिटी का, तो एक एक टॉपिक मैंने करवाया था, ठीक है। जैसे पहला टॉपिक, आपकी जो पहली यूनिट है, 3 पोर्शंस में आपका सिलेबस डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट फिलॉसफी और सोशियोलॉजी वाला है, जिसमें से आप लोगों के 22 से 28 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रोफेशनल एबिलिटी सेक्शन की सिर्फ मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसी का पहला टॉपिक हम लेंगे, जैसे वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। वहां पर भी मैंने आप लोगों को इसी तरह से करवाया था। पहले हमने इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी किया, उसके बाद वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी किया। वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में आपका दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी इसी तरह से टॉपिक वाइज ही हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये एमसीक्यूज आप तभी कर पाएंगे जब आप टॉपिक को समझ के आएंगे। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ कुछ एमसीक्यूज को आप रट्टा लगा लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं होगी, आप लोग डीप में नहीं समझ पाएंगे। तो जैसे मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, जैसे आज की वीडियो में हम लेंगे इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी से रिलेटेड दो टॉपिक्स हमारे रहेंगे, न्याय फिलॉसफी और वैशेषिका फिलॉसफी, या फिलॉसफी और एजुकेशन से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस भी रहेंगे। स्टार्टिंग है, ठीक है। तो आप पहला जो वीडियो मैंने डाला था, उसमें छोटे छोटे वीडियोस भी मैंने डाले हुए हैं। एजुकेशन क्या है, फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी की ब्रांचेज कौन कौन सी हैं, ठीक है। इंडियन फिलॉसफी को कैसे क्लासिफाई किया गया है, वेस्टर्न फिलॉसफी से रिलेटेड जैसे आइडियलिज्म हो गया, रियलिज्म, इनमें मतलब मेन मेन चीजें, ठीक है। वो आपको वो डिटेल में तो करना ही करना है। तो आज की इस वीडियो में बेसिक वाले क्वेश्चंस रहेंगे। तो जो छोटे छोटे वीडियोस मैंने इंक्लूड किए हैं प्लेलिस्ट में, पहले वो देखिएगा। और जो उसके बाद मैंने सीरीज स्टार्ट की थी वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी वाली, जिसमें हमने सबसे पहले न्याय और वैशेषिका फिलॉसफी को किया था, तो वो वीडियो देखिएगा। जिसमें मैंने जो थंबनेल है उसमें आपको लेक्चर 1 हैश करके 1 लिख रखा है, 2 3 4, इस तरह से सीक्वेंस में चीजें डाल रखी है। तो पहली जो दो टॉपिक थे उनको समझिएगा, फिर उसके बाद इसको देखिएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। और आरआरबी टीजीटी पीजीटी की प्रोफेशनल एबिलिटी सेक्शन का जितना भी सिलेबस है, ठीक है, उसका पीडीएफ विद एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मतलब 16-17 मॉक टेस्ट, और प्लस में आरआरबी पीजीटी का एक एग्जाम हुआ था वो, और उसमें कम से कम 10 इंपोर्टेंट, जो बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, वो विद एमसीक्यूज मैंने नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं। बहुत सारे बच्चों ने परचेज किए हैं, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स हैं, ठीक है। मतलब ईमेल पे तो हर एक बच्चे ने मेरे को बताया है, लेकिन मैं उन सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी, जिन भी 25-30 बच्चों ने परचेज किए हैं, वो प्लीज जो आरआरबी टीजीटी पीजीटी की नोट्स वाली वीडियो है उस पर अपने व्यूज जरूर शेयर करिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। क्योंकि उससे क्या है कि दूसरे बच्चों को जो एक खौफ रहता है ना कि सोशल मीडिया का, कि पता नहीं कि धोखा ना हो जाए, तो वो ना रहे, ठीक है। तो बिल्कुल आप अपने जो थॉट्स हैं, जो आपका फीडबैक है, वो पॉजिटिवली शेयर कीजिए। और हाँ, एक चीज के लिए यहाँ पर मैं माफी चाहूंगी कि जो मैंने नोट्स बनाए थे उसमें मैं थोड़ा सा, एक मॉक टेस्ट 1 था, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, थोड़ा सा आंसर की वगैरह में, तो वो मैंने करेक्ट करके सभी को पीडीएफ सेंड कर दिया है। अगर किसी बच्चे को न्यू पीडीएफ नहीं मिला है, थोड़ा सा करेक्शन था, वो मैंने कर दिया है। एक बच्चे ने कमेंट के थ्रू मेरे को बताया था, उस बच्चे का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बच्चों का अवेयर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर काम चल रहा था, तो हो सकता है कहीं पर आंसर की में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया हो, ठीक है। तो वो मैंने करेक्ट करके डाल दिया है जिन बच्चों ने नोट्स लिया है। हालांकि हर एक बच्चे को मैंने ईमेल के थ्रू दोबारा से जो अपडेटेड पीडीएफ था वो सेंड किया है। हो सकता है किसी बच्चे को मैं ना सेंड कर पाई हूँ, तो वो मेरे को ईमेल के थ्रू बता दे, या कमेंट करके भी बता सकता है।
है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की सीरीज। ये पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा जिसमें आपका पहला टॉपिक क्या है, फिलॉसफी और सोशियोलॉजी वाला पार्ट है। उसमें है वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। तो इसमें आपका इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी और वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी वाला पार्ट पूरा का पूरा आ जाएगा। सारी की सारी डिटेल वीडियोस मैं करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट को आप चेक कर लीजिएगा। पहले टॉपिक देखिएगा, फिर क्वेश्चंस देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी वाले पार्ट से। यानी कि सबसे पहले बेसिक चीजें रहेंगी आज के इस सेट में, क्योंकि सबसे पहले हम एजुकेशन, फिलॉसफी, ब्रांचेज, इन सब चीजों से रिलेटेड रहेंगे और न्याय और वैशेषिक फिलॉसफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आज की वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच ब्रांच ऑफ फिलॉसफी डील्स विद द नेचर, सोर्सेज एंड वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। ठीक है, यानी कि हिंदी वाले बच्चों के लिए देखिए क्वेश्चंस तो मैंने डाल दिया है, लेकिन आंसर का जो ऑप्शन रहेगा वो इंग्लिश में ही रहेगा। तो आप ऑप्शंस के साथ देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैंने डाला है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत ही मुश्किल होता है कि आप लोगों के लिए डबल मेहनत की जा रही है, क्योंकि बाद में मेरे को पता है कि आना ही है कमेंट कि मैडम हिंदी में नहीं डाला, हिंदी में भी डाल दीजिए। तो मैं साथ साथ लेके आती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई जो फिलॉसफी है उसकी कौन सी ब्रांच, अब फिलॉसफी की कितनी ब्रांचेज है, ये सारी चीजें मैंने डिटेल में करवा रखी हैं, जो कि नेचर, सोर्सेज और वैलिडिटी ऑफ नॉलेज को डील करती है। तो मेन 3 ब्रांचेज की हमने बात की थी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी। मेटाफिजिक्स में हम एग्जिस्टेंस, रियलिटी की बात करते हैं, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी में हम नेचर, सोर्सेज, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, नॉलेज के बारे में स्टडी करते हैं। और जो एक्जियोलॉजी है वो एथिक्स और एस्थेटिक्स यानी कि वैल्यूज से रिलेटेड है। तो किस ब्रांच में हम बात करेंगे, लॉजिक, एस्थेटिक, एपिस्टेमोलॉजी या मेटाफिजिक्स। तो कौन सा रहेगा, एपिस्टेमोलॉजी। आंसर को मैंने सिर्फ इंग्लिश में ही इंक्लूड किया है, यहां पर पजल नहीं होना है। अब आपको पता है कि सी ऑप्शन है, तो हिंदी में देख लीजिएगा सी ऑप्शन क्या है, ज्ञान मीमांसा। हिंदी में हम क्या कहेंगे, ज्ञान मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिलॉसफी एडवोकेट्स लर्निंग बाय डूइंग एज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म या प्रैग्मेटिज्म। यानी कि कौन सा शिक्षा दर्शन कार्य करके सीखने की विधि पर बल देता है। किसमें हम लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, आइडियलिज्म में तो हम नहीं करते, आइडियलिज्म में तो आइडियाज की बात करते हैं। रियलिज्म रियलिटी से रिलेटेड है, मतलब जो कुछ है, जो कुछ दिखाई दे रहा है वही रियल है, ठीक है। नेचुरलिज्म में क्या बात की गई है, रूसो क्या कहते हैं कि भाई बच्चे का जो ग्रोथ है वो नेचुरल तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। नेचर पर सबसे ज्यादा एम्फोसाइज किया गया है। प्रैग्मेटिज्म में हम बात करते हैं लर्निंग बाय डूइंग की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, आइए देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द एटॉमिक थ्योरी इन इंडियन फिलॉसफी। यानी कि जो भारतीय दर्शन है उसमें परमाणु सिद्धांत से कौन सी फिलॉसफी रिलेटेड है, किसके द्वारा बात की गई है एटॉमिक थ्योरी की इंडियन फिलॉसफी में। यानी कि जो प्रवर्तक है वो कौन है इंडियन फिलॉसफी में जो एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं। कपिल मुनि, पतंजलि, कनाद, ये कन्नड़ा हम बोल देते हैं इंग्लिश में, लेकिन ये हिंदी में अगर आप देखोगे तो कनाद मुनि मिलेगा, ठीक है, जैमिनी। तो देखिए जो महर्षि कपिल है उन्होंने किसकी बात की है, सांख्य दर्शन की बात करी है। पतंजलि ने योग दर्शन की बात की है। कनाद मुनि ने वैशेषिक फिलॉसफी की बात की है और जैमिनी ने पूर्व मीमांसा की बात की है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया है कि भाई एटॉमिक थ्योरी की बात किस इंडियन फिलॉसफी में की गई है, तो कौन करते हैं, कनाद मुनि करते हैं, ठीक है। महर्षि कन्नड़ या हम कनाद मुनि, हिंदी में कनाद मुनि बोलेंगे, ठीक है। तो वो करते हैं एटॉमिक थ्योरी की बात, विशिष्ट। और इस थ्योरी को ओलुके फिलॉसफी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि उलुकास के द्वारा दी गई है, ठीक है। तो उलुका के नाम से इसको ओलुके फिलॉसफी भी कहा जाता है। कौन सी फिलॉसफी की हम बात कर रहे हैं, वैशेषिक, ठीक है, वैशेषिक फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, वैशेषिक दर्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें एटॉमिक थ्योरी की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फिलॉसफी कंसिडर्स द फ्री एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड एज ऑफ एटमोस्ट इंपोर्टेंस एंड मिनिमाइज अडल्ट इंटरफेरेंस। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि किस फिलॉसफी में बात की गई कि भाई बच्चे को फ्री छोड़ दो, मतलब उसकी लाइफ में इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कहता है, कौन सा दर्शन बालक की स्वाभाविक गतिविधियों को अत्यंत महत्व देता है तथा वयस्क हस्तक्षेप को न्यूनतम मानता है। तो किसमें हम बात करते हैं, नेचुरलिज्म में। रूसो इस तरह की बात करते हैं, ठीक है। रूसो और नेचुरलिज्म को तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो एक तरह से मतलब साइनोनियम्स आप कह सकते हैं कि जहां पर आप नेचुरलिज्म की बात करें तो रूसो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, रूसो की बात करें तो नेचुरलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन इज द व्यू ऑफ। देखिए कौन इस तरह की बात करते हैं कि भाई मैन में, बच्चों में जो ऑलरेडी डिवाइन परफेक्शन
ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको मैनिफेस्ट करना, उस पूर्णता को अभिव्यक्त करना। यानी कि शिक्षा क्या है? शिक्षा वह है जो मानव में निहित दिव्य पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। ये विचार किसके द्वारा? ये एक डेफिनेशन है जो किसी के द्वारा दी गई है, इंडियन थिंकर, वेस्टर्न थिंकर्स में मैंने करवा भी रखी है। तो कौन इसकी बात करते हैं? और जब मैंने ये डेफिनेशन करवाई थी तब मैंने वहां पे क्लियरली बताया था कि ये डेफिनेशन बहुत बार नेट तक में पूछी गई है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, इसकी बात कौन करते हैं? स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी की डेफिनेशन हो गई, पेस्टोलॉजी की डेफिनेशन हो गई, अरविंदो, जॉन डीवी, ये कुछ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने एजुकेशन के बारे में बहुत ब्रॉडली बात की है, तो उनकी डेफिनेशन तो आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन भी एग्जामिनर इंक्लूड कर देता है, कई बार क्या मैं बोलूं कि इंक्लूड करता ही करता है, कुछ एक फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, फिलॉसफी वाले पार्ट में तो ज्यादातर देखने को मिलेंगे। Which of the following is not considered as an orthodox आस्तिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी? यानी कि इनमें से ऑर्थोडॉक्स स्कूल नहीं है। अब आपको यहां तो मैं बता दूंगी कि कौन सा नहीं है, लेकिन जब तक आप टॉपिक नहीं समझेंगे, जो कि मैंने करवा रखा है, ठीक है, क्लासिफिकेशन मैंने करवा रखा है, सारी की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी, वो टॉपिक्स आप समझ लेंगे तो क्वेश्चंस तो आपको ऐसे लगेंगे कि चुटकियों में आप सोल्व कर लेंगे। लेकिन अगर टॉपिक नहीं समझ के आएंगे ना, तो मैं आपको बता रही हूँ रट्टा लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप दूसरे दिन फिर भूल जाएंगे। तो टॉपिक को समझना जरूरी है। तो इंडियन स्कूल्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, यानी कि इंडियन स्कूल्स को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स में मैंने आप लोगों को 6 फिलॉसफीज बताई थी, कौन कौन सी बताई थी वो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और अनऑर्थोडॉक्स में मेनली मैंने 3 आपको बताई थी, बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक। एक और आती है अनऑर्थोडॉक्स में, आजीविका, जो ज्यादातर पूछी नहीं जाती लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो ऑर्थोडॉक्स में है वो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, इनमें से क्या पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑर्थोडॉक्स, यानी कि कौन सी ऑर्थोडॉक्स स्कूल में नहीं आएगी? न्याय, सांख्य, बुद्धिज्म और वेदांत। अभी मैंने हालांकि आप लोगों को बता ही दिया है, तो कौन सी, मेरा पेन थोड़ा सा डाउट में है कहाँ काम कर रहा है, तो कौन सी नहीं होगी? बुद्धिज्म, ठीक है। बाकी क्या है? बाकी ऑर्थोडॉक्स में आएंगी, न्याय, सांख्य और वेदांत, ये तीनों ऑर्थोडॉक्स स्कूल में आएंगे। अब यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स स्कूल को आस्तिक वर्ग के नाम से भी जाना जाता है और अनऑर्थोडॉक्स को नास्तिक। अब आस्तिक का मतलब ये नहीं है कि भाई जो गॉड में बिलीव करते हैं, नहीं, जो वेदास की ऑथोरिटी में बिलीव करते हैं उसको आस्तिक कहा गया है। और जो नास्तिक है वो क्या है? जो वेदास की ऑथोरिटी में बिलीव नहीं करते, जो वेदों में बिलीव नहीं करते, उसको नास्तिक कहा गया है। यहाँ पर ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? यानी कि जब हम एजुकेशन और फिलॉसफी की रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। कई बार आपसे करेक्ट नहीं है वो वाली पूछी जा सकती है, तो भाई क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। philosophy is dependent on education, education is dependent on philosophy, both are interdependent, both are mutually exclusive। exclusive का मतलब जो दोनों अलग अलग हैं। तो क्या है? philosophy education पर डिपेंडेंट है, सिर्फ ये होगा, या सिर्फ education philosophy पर डिपेंडेंट है? बिल्कुल नहीं, दोनों क्या है? इंटरडिपेंडेंट है, दोनों एक के बगैर दूसरा अधूरा है, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बार बार आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रही हूं कि भाई जब तक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। ये फिलॉसफी वाला पार्ट है, ठीक है, क्योंकि फिलॉसफी आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं आएंगे। रट्टा लगाने का कोई फायदा नहीं है, बार बार आपको बता रही हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलॉसफीज अपहोल्ड द प्रिंसिपल दैट वैल्यूज आर एब्सोल्यूट, इटर्नल एंड यूनिवर्सल? यानी कि किस फिलॉसफी में, ये वेस्टर्न फिलॉसफी से रिलेटेड स्कूल्स हैं, ठीक है, वेस्टर्न स्कूल्स की हम बात कर रहे हैं, कि किस फिलॉसफी में बात की गई है कि जो वैल्यूज जो है वो एब्सोल्यूट है, इटर्नल है, यूनिवर्सल है? तो किसमें हम बात करते हैं? आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म या नेचुरलिज्म? ये सारी मैंने करवा रखी है, तो किसमें हम बात करते हैं? आइडियलिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए देखते हैं। द मेन फोकस ऑफ एसेंशियलिज्म एज एन एजुकेशनल फिलॉसफी इज। एसेंशियलिज्म का मतलब है अनिवार्यवाद, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया कि इस तरह से अगर कहीं पूछा जाता है। ज्यादातर हम आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म और मार्क्सिज्म, ठीक है, इसके अलावा और भी मैंने वहां पर इंक्लूड किए हैं, पेरिनिलिज्म और एक दो और इंक्लूड किए हैं, ह्यूमनिज्म हो गया या सोशल रिकंस्ट्रक्टिविज्म हो गया, इस तरह से भी इंक्लूड किए हैं। ये 4-5 एक्स्ट्रा जो वाद हैं वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं। लेकिन एसेंशियलिज्म भी होता है, अनिवार्यवाद, ठीक है, मतलब एसेंशियल की बात की गई है कि क्या चीज अनिवार्य है, तो वही मतलब जो पेडागोजी है वो मतलब आप रिलेट कर सकते हैं, किसकी बात करें? एसेंशियल, ठीक है। एसेंशियलिज्म में हम एसेंशियल चीजों की बात करेंगे, तो क्या आ जाएगा? नर्चरिंग क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन,
मास्टरी ऑफ एसेंशियल स्किल्स एंड नॉलेज, रेडिकल सोशल चेंज, एम्फेसिस ऑन चाइल्ड्स फ्रीडम। तो किसकी बात करेंगे कि भाई जो मास्टरी ऑफ एसेंशियल स्किल्स एंड नॉलेज, यानी कि जो स्किल्स और नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, उन पे मास्टरी होना, उसकी बात करते हैं हम एसेंशियलिज्म में। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। देखिए इनमें से कौन सा एजुकेशनल फिलॉसफी का फंक्शन नहीं है। डिफाइन एजुकेशनल गोल्स, गाइड्स करिकुलम डेवलपमेंट, प्रिस्क्राइब्स गवर्नमेंट पॉलिसीज, सपोर्ट्स टीचर डेवलपमेंट। तो क्या नहीं होगा भाई, एजुकेशनल गोल्स को भी डिफाइन करती है, करिकुलम डेवलपमेंट में हेल्प करती है एजुकेशनल फिलॉसफी, टीचर डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज को प्रिस्क्राइब करने का काम एजुकेशनल फिलॉसफी का नहीं है। तो क्या होगा, प्रिस्क्राइब्स गवर्नमेंट पॉलिसीज, इसको ये नहीं करती, ये फंक्शन नहीं होगा एजुकेशनल फिलॉसफी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ वैलिड सोर्स बाय न्याय फिलॉसफी, यानी कि इनमें से कौन सा वैलिड सोर्स नहीं है अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी। तो न्याय फिलॉसफी में 4 वैलिड सोर्स की हमने बात की थी, अगर आपको पता होगा तो तुरंत आप आंसर कर देंगे, ठीक है। तो कौन सा नहीं होगा, परसेप्शन, इन्फेरेंस, इंट्यूशन और कंपैरिजन। तो कौन सा नहीं होगा, इंट्यूशन, ठीक है। इसकी जगह क्या होगा, वर्बल टेस्टिमनी। 4 सोर्सेज हैं, परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन और वर्बल टेस्टिमनी। वैशेषिक फिलॉसफी में 2 वैलिड सोर्स की बात की गई है, ठीक है। कौन कौन से, परसेप्शन और इन्फेरेंस, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ न्याय स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, ठीक है। यानी कि न्याय फिलॉसफी के फाउंडर की बात की गई है, तो कौन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, महर्षि गौतम है। गौतम बुद्धा की बात नहीं कर रहे, ये महर्षि गौतम दूसरे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। विच प्रमाणा इज यूज्ड इन न्याय फिलॉसफी टू जस्टिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एब्सेंट टू डायरेक्ट परसेप्शन। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया गया है, अगर स्टेटमेंट समझ आ गई तो बहुत ईजी तरीके से कर पाएंगे। कई बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही मतलब घूमी हुई होती है, ठीक है। तो आप इसको समझ गए तो कर पाएंगे। इसमें क्या कहा गया है कि भी न्याय फिलॉसफी में जो हमने 4 प्रमाणास की बात की थी, कौन कौन से, परसेप्शन, इन्फेरेंस, वर्बल टेस्टिमनी और उपमान, ठीक है। तो ये 4, हिंदी में परसेप्शन को हम प्रत्यक्ष भी बोलते हैं। तो 4 प्रमाण की बात की गई है। तो पूछा गया है कि भी जो न्याय फिलॉसफी में प्रमाणास की बात की गई है, तो उसमें आप डायरेक्ट परसेप्शन का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट परसेप्शन एब्सेंट है। फिर आप ऑब्जेक्ट्स को, कि भाई ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, उनको जस्टिफाई करने के लिए इनमें से कौन सा यूज करेंगे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान या शब्द। तो भाई आप डायरेक्ट चीजों को एक्सपीरियंस तो नहीं कर रहे, क्लियर मना किया गया कि डायरेक्ट परसेप्शन तो एब्सेंट है, तो फिर किस तरह से ऑब्जेक्ट्स का एग्जिस्टेंस आप जस्टिफाई करेंगे, तो आप अनुमान लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अनुमान के थ्रू, ऑब्जर्वेशन आपने ऑब्जर्व किया, उसके आधार पर आप अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स निर्विकल्प प्रत्यक्ष इन डिटर्मिनेंट परसेप्शन अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी। देखिए न्याय फिलॉसफी के अकॉर्डिंग निर्विकल्प प्रत्यक्ष, मतलब प्रत्यक्ष का मतलब परसेप्शन, जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन निर्विकल्प का मतलब भाई कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा आपने, ठीक है। विदाउट विकल्प की बात की है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या होगा, निर्विकल्प प्रत्यक्ष का मतलब पूछा गया है कि निर्विकल्प प्रत्यक्ष को इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करेगी। परसीविंग ओनली जर्नल फीचर्स विदाउट डिस्टिंक्शन, थ्योरेटिकल इन्फेरेंस, नॉलेज फ्रॉम कंपैरिजन, सेंसरी इल्यूजन, ठीक है। तो न्याय फिलॉसफी के अनुसार निर्विकल्प प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, निर्विकल्प प्रत्यक्ष का मतलब कि चीजों को परसीविंग ओनली जर्नल फीचर्स विदाउट डिस्टिंक्शन, ठीक है। ये आधा रह गया थोड़ा सा, क्या लिखना है, विदाउट डिस्टिंक्शन, विदाउट डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन, ठीक है। परसीव मतलब जो चीजें हैं उनकी जर्नल फीचर्स को बिना किसी डिस्टिंक्शन के, ठीक है, बिना किसी विकल्प के उनको परसीव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ हेतु इन न्याय इन्फेरेंस प्रोसेस, अनुमान। देखिए न्याय कि में अनुमान प्रक्रिया में, यानी कि न्याय की जो इन्फेरेंस प्रोसेस है, अनुमान प्रक्रिया है, उसमें हेतु का मतलब क्या है। न्याय में हेतु शब्द मैंने आप लोगों को बताया है। न्याय फिलोसफी के और भी बहुत सारे नाम है, हेतु विद्या, वाद विवाद, अन्वीक्षिकी, ठीक है। ये अलग अलग नाम है जो कि मैंने उसमें जो टॉपिक करवाया था वहां पर आप लोगों को करवाया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हेतु क्या है, हेतु का मतलब रीजन की बात की गई, क्या रीजन है कि भाई किस कारण से वो चीज हो रहा है, ठीक है। तो हेतु का मतलब क्या होगा, कंक्लूजन, माइनर प्रीमाइस, मिडिल टर्म या रीजन या काउंटर एग्जाम्पल। तो क्या होगा, मिडिल टर्म, जिसको हम रीजन कहेंगे कि क्या कारण है, कारण, हेतु का मतलब कारण क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगराइज्ड एज अ फैलेसी, हेत्वाभास इन न्याय फिलोसफी। फैलेसी को हेत्वाभास भी बोलते हैं। हेत्वाभास
5 प्रकार के हैं न्याय फिलॉसफी में, बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि नाम दे दिए हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, फिर भी बता देती हूँ आप लोगों को, आपके लेवल का तो नहीं है, ठीक है। तो 5 फैलेसी का मतलब क्या है, हेत्वाभास, हेत्वाभास का मतलब रीजन की बात की गई है। तो 5 है, उनमें से इनमें कौन सा नहीं होगा, तो इनमें अभाव नहीं होगा। बाकी क्या है, सव्य विचार, विरुद्ध और सत प्रतिपक्ष, ये तीनों हेत्वाभास है। दो और कौन से हैं वो आप मुझे कमेंट करके अगर बता सकते हैं तो बता दीजिएगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत डिटेल वाला पार्ट हो गया, क्योंकि क्वेश्चंस जो मैंने निकाले हैं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन टफ भी आ गए हैं। हालांकि मैंने कोशिश की है कि भाई इतने टफ क्वेश्चन ना इंक्लूड करूं, पर कोई बात नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि न्याय फिलॉसफी में जो फैलेसी शब्द है या हेत्वाभास है, उसका मतलब है रीजन, हेतु। 5 प्रकार के हेत्वाभास है जो कि मैंने आगे इंक्लूड नहीं किए हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे हैं, सव्यभिचार, विरुद्ध और सत प्रतिपक्ष, अभाव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्याय विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर मोक्ष। भाई न्याय फिलॉसफी में मोक्ष के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट बताई गई है, कि आप मोक्ष को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो जो न्याय फिलॉसफी, न्याय की बात की गई, जजमेंट की बात की गई है, ठीक है। तो मोक्ष कैसे अचीव कर सकते हैं, तो वो यही कहते हैं कि आपको जब राइट नॉलेज होगी, ठीक है, जो इग्नोरेंस है उसको अगर आप दूर कर पाएंगे राइट नॉलेज के थ्रू, तभी आप मोक्ष को अचीव कर सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होगा, राइट नॉलेज रिमूविंग इग्नोरेंस। जब आपको राइट नॉलेज हो जाएगी तो आपकी जो अज्ञान का अंधेरा है वो दूर हो जाएगा, तभी आपको मोक्ष मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 कैटेगरीज इन वैशेषिक फिलॉसफी। देखिए वैशेषिक फिलॉसफी में मेन 7 पदार्थ की बात की है, 7, ठीक है, 7 कैटेगरीज है पदार्थ की, कौन कौन सी वो आपको बिल्कुल रट लेनी है। कुछ क्रैमिंग वाला पार्ट भी है वैशेषिक और न्याय फिलॉसफी में, तो वो आपको पता होना ही चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा नहीं है। तो इसमें पूछ लिया कि भाई जो 7 कैटेगरीज है उनमें से इनमें कौन सी नहीं है, द्रव्य, गुण, कर्म, आत्मा। तो देखिए द्रव्य यानी कि सब्सटेंसेस तो पहली ही कैटेगरी है, तो 9 तरह के सब्सटेंसेस की बात की गई, गुणास क्वालिटीज 24 क्वालिटीज की बात की गई, कर्म एक्शन 5 एक्शंस या मोशंस की बात की गई, आत्मा की बात नहीं की गई, ठीक है। तो इनमें से ये जो सब्सटेंस है, जो 7 कैटेगरीज है, उसमें क्या नहीं है, आत्मा नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो 7 कैटेगरीज हैं, तो इसमें से जो पहली 6 कैटेगरीज है वो महर्षि कनाद मुनि के द्वारा दी गई है, और बाद की जो 7वीं कैटेगरी है, अभाव है आई थिंक, तो वो उनके जो जिन्होंने पढ़ा, इंटरप्रेट किया, ठीक है, उनके जो कमेंटेटर्स है उसके द्वारा 7वीं कैटेगरी को ऐड किया गया था। तो 6 कैटेगरीज उनकी ओरिजिनल है, 7वीं उनके कमेंटेटर्स के द्वारा ऐड की गई, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्याय सपोर्ट्स विच थ्योरी ऑफ कॉजेशन। थ्योरी ऑफ कॉजेशन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बिल्कुल अलग से वीडियो डाला हुआ है विद एग्जांपल्स, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब पढ़ लेंगे। तो न्याय सपोर्ट्स विच थ्योरी ऑफ कॉजेशन, यानी कि न्याय फिलॉसफी कौन सी कॉजेशन की थ्योरी को सपोर्ट करती है। अब ये थ्योरी ऑफ कॉजेशन क्या है, ये मैंने आप लोगों को करवा रखा है विद एग्जांपल, बहुत ही इजी तरीके से समझा रखा है, समझना बहुत मतलब जरूरी मैं कहूंगी, क्योंकि आप जब फिलॉसफी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो कई जगह आपको देखने को मिलेगा ये थ्योरी ऑफ कॉजेशन, तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हर चीज को बार बार एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। थ्योरी ऑफ कॉजेशन में मेनली हम 2 थ्योरीज की बात करते हैं, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद क्या है, ये डिटेल में मैंने करवा रखा है, ठीक है, आपकी प्लेलिस्ट में भी टॉपिक इंक्लूड कर रखा है। तो न्याय फिलॉसफी किसमें बिलीव करती है, सत्कार्यवाद, विवर्तवाद, असत्कार्यवाद या प्रतीत्य समुत्पाद। तो प्रतीत्य समुत्पाद तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, तो किसमें बिलीव करती है, असत्कार्यवाद में। अब 2 तरह की थ्योरीज की बात की गई है, सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद कहता है कि जो इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट है, ठीक है, इसमें हम कॉज और इफेक्ट की बात करते हैं, कि यानी कि जो इफेक्ट है वो पहले से ही कॉज में एग्जिस्ट करता है, यानी कि जैसे दूध से अगर दही बन रहा है तो भाई दूध में वो क्वालिटीज हैं कि वो दही बन पा रहा है, तो इनका ये मानना है सत्कार्यवाद का, ठीक है। लेकिन असत्कार्यवाद कहता है कि दूध से दही का बनना, तो जो दही बना है वो बिल्कुल एक न्यू क्रिएशन है, तो ये असत्कार्यवाद कहता है, यानी कि जो कॉज, जो इफेक्ट है वो कॉज में पहले से प्री एग्जिस्ट नहीं करता, पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक न्यू क्रिएशन है। अब इन दोनों के अलग अलग नाम भी हैं, सत्कार्यवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है और असत्कार्यवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपने टॉपिक समझा होगा, मैंने समझा रखा है, बता भी रखा है आपको, अगर समझा होगा तो आपको जरूर पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, हु इज रिगार्डेड एज अ फाउंडर। देखिए फाउंडर तो आपको हर एक का पता होना चाहिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है भाई। न्याय फिलॉसफी की बात कौन करते हैं, वैशेषिक फिलॉसफी, सांख्य फिलॉसफी, कौन सा टेक्स्ट किसके द्वारा दिया गया है, ये सारी चीजें फैक्चुअल हैं, और यहाँ से बहुत क्वेश्चन आएंगे फिलॉसफी वाले पार्ट से, आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है, कम से कम 20 क्वेश्चन फिलॉसफी वाले पार्ट से होंगे, 7-8 क्वेश्चन ही आपको सोशियोलॉजी वाले पार्ट से देखने को मिलेंगे, या हो सकता है उससे भी कम हो, क्योंकि फिलॉसफी वाला पार्ट बहुत डीप में है। तो कौन है वैशेषिक फिलॉसफी के फाउंडर, जेमिनी, कनाद,
पतंजलि या कपिल? तो कौन है? कनाद मुनि है। ठीक है, कौन है? कनाद मुनि। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि वैशेषिक फिलॉसफी को औलुक्य के नाम से भी जाना जाता है, क्यों कहा गया है वो आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैशेषिका एक्सेप्ट्स हाउ मेनी पदार्थ कैटेगरीज इन टोटल? भाई वैशेषिक फिलॉसफी में कितने तरह के पदार्थ की बात की गई है? तो 7। ठीक है, 7 पदार्थ बताए गए हैं, 7 कैटेगरीज हैं। 7 में ये कौन कौन सी 7 है? तो पहला क्या है? सब्सटेंसेस। दूसरा क्या है? क्वालिटीज। ठीक है, इस तरह से 7 है। मेरे को सारे के सारे अभी याद नहीं है, तो आप लोगों को लर्न करने हैं, क्योंकि आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि भाई कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो याद होंगे तभी आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वैशेषिका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सटेंस? द्रव्य, यानी कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो 7 कैटेगरीज बताई गई है उनमें पहला क्या है? सब्सटेंस। तो 9 तरह के सब्सटेंसेस की बात की है, जिसमें से पहले जो 5 हैं वो फिजिकल सब्सटेंसेस हैं, और जो 4 है लास्ट के वो नॉन फिजिकल सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, नॉन फिजिकल सब्सटेंसेस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो 5 जो फिजिकल सब्सटेंसेस हैं, तो अब इसमें तो कॉमन दे दिया है कि 9 तरह के जो सब्सटेंसेस हैं वो अगर आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे। इत्र, टाइम, कोज और सॉल्ट। तो क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो कॉज। ठीक है, इत्र, टाइम, सोल, इनकी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। वैशेषिका एक्सेप्ट्स विच प्रमाणास एज वैलिड? यानी कि वैशेषिक फिलॉसफी में कितने वैलिड प्रमाण, कितने वैलिड सोर्सेज की बात की गई है? तो 2 की बात की गई है। कौन कौन से? परसेप्शन और इन्फेरेंस। 2 वैलिड सोर्सेज की बात की है वैशेषिक फिलॉसफी में, और न्याय फिलॉसफी में 4 वैलिड सोर्सेज की बात की गई है। नेक्स्ट, इन न्याय फिलोसफी द टर्म हेतु। हेतु हम पढ़ ही चुके हैं, हेतु का मतलब क्या है? रीजन। ठीक है, रीजन या कॉज हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वैशेषिक फिलोसफी एडवांस विच थ्योरी ऑफ इफेक्ट कॉज रिलेशन? भाई वैशेषिक फिलोसफी किसको एडवोकेट करती है, मतलब किस, जो थ्योरी ऑफ कॉजेशन है, जो इफेक्ट कॉज वाली थ्योरी है, उसमें किसमें बिलीव करती है? सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, परिणामवाद या विवर्तवाद? ठीक है, तो किसमें बिलीव करती है? जो न्याय फिलोसफी है वो भी असत्कार्यवाद में बिलीव करती है, और जो वैशेषिक फिलोसफी है वो भी असत्कार्यवाद में बिलीव करती है। सांख्य फिलोसफी का आगे जब आएंगे तो मैं बताऊंगी किसमें बिलीव करती है। ठीक है, ये थ्योरी भी क्या कहती है? वैशेषिक फिलोसफी भी कहती है कि भाई जो कॉज इफेक्ट और कॉज रिलेशनशिप है, तो जो इफेक्ट है वो पहले से कॉज में एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक न्यू क्रिएशन है। ठीक है, अब यहाँ पे परिणामवाद, ठीक है, ये इन्हीं में से सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद का ही एक नाम है। किसका है वो आप कमेंट करके बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पदार्थ कैटेगरी इन वैशेषिक फिलोसफी? तो देखिए ये ना वैशेषिक फिलोसफी और न्याय फिलोसफी में कुछ एक फैक्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे, सांख्य फिलोसफी में भी रहेंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें याद करने वाली हैं, तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वो मैंने टॉपिक में सारी करवा रखे हैं, कितने पदार्थ हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या क्या आ जाएगा, तो वो आपको मेन मेन तो पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पदार्थ इन वैशेषिक फिलोसफी? क्या नहीं है? द्रव्य, गुण, समवाय, कर्मवाद। ठीक है, तो कर्मवाद नहीं है। ठीक है, द्रव्य, गुण और समवाय, ये इसकी हम बात करते हैं। तो नो, पहला द्रव्य का मतलब जो सब्सटेंसेस है उसकी बात की गई है, तो 9 तरह के सब्सटेंसेस है। गुना, क्वालिटीज की बात की गई है, 24 क्वालिटीज की बात की गई है। समवाय की भी हम बात करते हैं। ठीक है, और कर्मवाद की हम बात नहीं करते, तो क्या होगा? कर्मवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वैशेषिका लिबरेशन इज अटेन्ड थ्रू? भाई अकॉर्डिंग टू वैशेषिक फिलोसफी, वैशेषिक फिलोसफी के अकॉर्डिंग लिबरेशन, मोक्ष कैसे अटेन किया जा सकता है? रिचुअल्स, राइट नॉलेज, पिनेंस या भक्ति? तो वैशेषिक फिलोसफी के अनुसार भी जो आपको राइट नॉलेज हो जाएगी तभी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तपस्या, कर्मकांड या भक्ति के द्वारा नहीं, राइट नॉलेज के थ्रू आप, क्योंकि ये थ्योरी मतलब साइंटिफिक तरह की थ्योरी है, एटॉमिक थ्योरी में बिलीव करती है ये जो वैशेषिक फिलॉसफी है। ठीक है, तो राइट नॉलेज की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समवाय इन वैशेषिक फिलॉसफी रिफर्स टू? समवाय का मतलब क्या है? ठीक है, कंजंक्शन, इनहेरेंस, इनहेरेंस का मतलब इनसेपरेबल रिलेशनशिप, क्वालिटी या मोशन। तो जो समवाय का मतलब क्या है कि कुछ चीजें इनहेरेंट होती है, इनहेरेंट, ठीक है, जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, उनके रिलेशनशिप को आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो समवाय का मतलब पूछा गया है, समवाय का मतलब क्या है? इनहेरेंस, कुछ चीजें इनहेरेंट होती है जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द चीफ डिफरेंस बिटवीन न्याय एंड वैशेषिक सिस्टम? भाई जो न्याय फिलोसफी और जो वैशेषिक फिलोसफी है उनमें मुख्य अंतर क्या है?
क्या अंतर है? वैशेषिका एक्सेप्ट्स मोर प्रमाणास, न्याय एक्सेप्ट्स ओनली टू पदार्थ। तो ये बिल्कुल गलत है, ये मोर प्रमाणास में तो ज्यादा बिलीव नहीं करती, ठीक है, दो में ही बिलीव करती है। न्याय एक्सेप्ट्स फोर प्रमाणास, वैशेषिक ओनली टू। वैशेषिक इंफोसाइज रिचुअल्स, तो रिचुअल्स में भी बिलीव नहीं करती। तो मेन डिफरेंस क्या आ गया इनमें से, इन जो चार स्टेटमेंट दी गई उनमें से, कि भाई जो न्याय फिलोसफी है उसमें चार वैलिड सोर्सेज की बात की गई है, ठीक है, लेकिन वैशेषिक फिलोसफी में टू बताए गए हैं। कौन कौन से? इन्फेरेंस और परसेप्शन। तो आपका आंसर क्या रहेगा? न्याय एक्सेप्ट फोर प्रमाणास, वैशेषिक ओनली टू। यानी कि न्याय में चार प्रमाण, चार वैलिड सोर्सेज की बात की गई है, परसेप्शन, इन्फेरेंस, अनुमान और वर्बल टेस्टिमनी, और इसमें वैशेषिक में सिर्फ इन्फेरेंस और परसेप्शन, दो तरह के वैलिड सोर्स की बात की गई। यही मेजर डिफरेंस है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बेहतर तरीके से हो जाए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, आप भी अपनी जान लगा दीजिएगा अपने इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम सांख्य और योगा फिलोसफी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और वीडियोस को शेयर कर दिया करो, ताकि और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जिनको मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि मेरा चैनल अभी सर्च इंजन में आ ही नहीं रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और कमेंट तो बिल्कुल करना ना भूले। कमेंट करके जब तक नहीं बताएंगे तब तक तो मेरे को लगेगा ही नहीं कि आप लोगों को ये अच्छा भी लगा कि नहीं। तो इस वीडियो पर भी कम से कम 10-15 कमेंट जरूर आ जाने चाहिए कि हाँ आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है, मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं, ठीक है। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।